क्लास 11th एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड का चैप्टर चल रहा था सप्लीमेंट्री रीडर का, द एड्रेस। इसकी राइटर हैं मागा मिंको और इसका हमने काफ़ी पार्ट पढ़ लिया था। और ये स्टोरी जैसा कि पहले मैंने बताया कि बार बार फ्लैशबैक में चली जाती है, राइटर पिछली बातें याद करती हैं। एक बार होकर आ चुकी हैं वो और फिर याद करती हैं कि पहली बार कैसे माँ ने एड्रेस बताया था। इस घटना को याद करती हैं। वो माकोने स्ट्रीट, उस सड़क का नाम और नंबर, मकान नंबर 46। अब आगे। I had remembered it, but I had waited a long time to go there. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. But gradually, everything became more normal again. Bread was getting to be a lighter color. There was a bed you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day. And one day I noticed I was curious about all the possessions and must still be at that address. I wanted to see them, touch, remember. After my first visit in vain to Mrs. Doling's house, I decided to try a second time. Now a girl of about 15 opened the door to me. I asked her if her mother was at home. No, she said, my mother is doing an errand. No matter, I said, I'll wait for her. अब होता यह है कि हमारी कई सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं। अभी तुम लोग जिस आयु में हो, इस आयु में अभी तुमने कुछ मिस नहीं किया है। ज़्यादातर लोगों की हालत ऐसी है कि जहाँ जन्म लिए हो, वहीं पले बड़े हो, वहीं रह रहे हो। थोड़े और बड़े होगे, एक समय जैसे हम लोगों की आयु में आओगे, लगभग 30, 35, 40 या उसके बाद की आयु में 50, तो लोग मिस करते हैं अपनी पुरानी यादों को, उन पुरानी चीज़ों को। उन्हें देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं। जो लोग कहीं बाहर चले जाते हैं या उन चीज़ों से किसी कारणवश छूटते हैं। यहाँ ट्रेजिडी ही थी, बड़ी दुखद घटना हुई थी कि युद्ध के कारण सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना पड़ा था लोगों को। विश्व के कई हिस्सों में ऐसा हो चुका है, वहाँ यह हुआ था। कई बार उन चीज़ों से आदमी डरता है, मनुष्य डरता है कि उन बातों को या उन घटनाओं को या उन वस्तुओं को नहीं देखना चाहता। इसमें भी वो महिला राइटर यही कह रही क्योंकि उन्हें अपसेट होने का भय था कि वो पुरानी बातें याद हो जाएंगी और फिर से मैं बुरी तरह से परेशान हो जाऊंगी, दुखी हो जाऊंगी। तो यहाँ से बात शुरू करती हैं। आई हैड रिमेंबर्ड इट, वो कहती हैं मुझे वो पता याद रहा। क्या याद रहा? वो पता जो माँ ने बताया था। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने बहुत लंबा समय बिताया वहाँ जाने में। यानी वहाँ मैं याद तो था, लेकिन मैं आसानी से गई नहीं, बहुत दिनों के बाद गई। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, लिबरेशन का मतलब हुआ स्वतंत्रता। यहाँ जब उस देश को स्वतंत्रता मिल गई, युद्ध से मुक्ति मिली, प्रारंभ में जब स्वतंत्रता मिली, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। स्टोर्ड रखी हुई, स्टफ माने वस्तुएं, जो वस्तुएं रखी हुई थी उसमें मेरा बिल्कुल भी मेरी रुचि नहीं थी। प्रारंभ में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और बल्कि यूं कहूँ तो प्राकृतिक रूप से मैं उन वस्तुओं से भयभीत सी थी। Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. भय इस बात का था कि वो वस्तुएं जो किसी न किसी संबंध से जुड़ी हुई थी, उन वस्तुओं से यादें भी तो जुड़ी थी, तमाम संबंध जुड़े थे, तमाम घटनाएं जुड़ी थी, वो सारी याद आती। उनका सामना करने से मुझे डर लग रहा था क्योंकि नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, अब वो बातें थी नहीं, अब वो सारी चीजें नष्ट हो गई थी, वो संबंध नष्ट हो गए थे, वो समय नष्ट हो चुका था। विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स एंड बॉक्सेस, जो वो वस्तुएं जो कि अब कबर्ड्स, इसको देखो कप बोर्ड्स जैसा लिखा है। कई लोग कप बोर्ड्स पढ़ देते हो, भाई ये बिल्कुल अशुद्ध है। डिक्शनरियाँ जितने बच्चों के पास है जिन्होंने लिया, तो उसमें भी ये देखोगे इसको कबर्ड्स पढ़ते हैं। कबर्ड्स अलमारी का नाम है। कबर्ड्स में या बक्सों में पड़े हैं, छिप के पड़े हैं। एंड इन वेन, व्यर्थ में प्रतीक्षा कर रहे हैं। दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, और वो वस्तुएं मैंने प्रतीक्षा कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि वो वेट कर रही हूँ, कभी कोई दिन आएगा कि हमें इन बक्सों से, इन अलमारियों से मुक्ति मिलेगी, हम भी स्वतंत्र होंगे और जहाँ जहाँ हम सजाए गए थे, जहाँ जहाँ जैसे हम रखे गए थे, वैसे हम फिर से रख दिए जाएंगे।
विच हैड एंड्योर्ड ऑल दीज ईयर्स, इतने साल उन्होंने ये कैदियों की तरह इन बक्सों में अलमारियों में सहा है, क्योंकि देवर थिंग्स, वो वस्तुएं थी ना, खुद तो नहीं। हम मनुष्य हैं, जैसे हम स्वतंत्र हुए अपना हम कुछ कर सकते हैं, वो मानो प्रतीक्षा कर रही हो और उनकी प्रतीक्षा व्यर्थ होने वाली थी, यानी उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली थी। फिर वो अपने पुराने गौरव को, जिन्हें अच्छी तरीके से सजा के रखा गया था, संभवतः न प्राप्त कर पाए। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, यानी स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे सब चीजें फिर से सामान्य होने लगी। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, जो ब्रेड आती थी, वहाँ ब्रेड का अर्थ जो हम लोग रोटी खाते हैं, रोटी तो वहाँ होता नहीं, ब्रेड होता है। ब्रेड जानते हो ना, जिसको हम पाव रोटी कहते हैं। तो वो अब ठीक ठाक रंग की आने लगी। युद्ध के दौरान क्या होता है कि घटिया चीजें भी सप्लाई हो जाती हैं, चोरी छिपे बन रही हैं, मार्केट में मिल नहीं रही, तो मतलब अब ब्रेड भी लाइटर कलर, मतलब थोड़े हल्के रंग की, यानी अच्छी वाली ब्रेड अब मिलने लगी, स्थितियां सामान्य होने लगी। इसको तो ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे जब प्रारंभ में लॉकडाउन लगा कोरोना के कारण, तो चीज़ों की कितनी शॉर्टेज हुई कुछ समय के लिए। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता है ना, शुरुआत में दिक्कत होती है। एंड देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, और अब बेड भी ऐसा था कि आप आसानी से सो सकते हैं बिना डर के, अनथ्रेटेंड, बिना भय के। पहले सोने में डर लगता था कब बॉम्ब गिर जाए, कब कोई घर में आग लगा दे, कब कोई लूट ले। अब ऐसा नहीं था, यानी ये भी माहौल सामान्य हो गया। A room with a view, you were more used to glancing at each day, और अब कमरा भी ऐसा था कि आप वहाँ खड़े होकर खिड़की से या दरवाजे से बाहर ग्लांसिंग यानी देख सकते थे। युद्ध के समय ये भी मना था, लोग बंद करके कागज वागज लगा के सील कर देते थे। तुम लोग इसको नहीं जानोगे, तुम लोग वैसी फिल्में भी नहीं देखते, ना वैसा लिटरेचर पढ़ते, उस समय का नॉवेल्स पढ़ोगे, स्टोरीज पढ़ोगे, तो मतलब कमरे दरवाजे अगर अंदर भी कोई है तो सब कागजों से बिल्कुल चिपका के बंद करते थे, कि अगर हम एक कैंडल भी जलाए तो बाहर लाइट ना जाए, कि लोग जान न जाए यहाँ कोई रह रहा, नहीं तो लूट लें, मार दें, छीन लें। महिलाएं हैं तो उनके साथ कुछ और गलत बात हो जाए, ये सारी बातों से बचने के लिए ऐसा। तो अब ऐसा बेड था कि आप सो सकते थे। घर ऐसा हो गया कि आप आसानी से दृश्य बाहर का देख सकते थे, झांक सकते थे। And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. और एक दिन मैंने ये नोटिस किया, ध्यान दिया कि मेरे अंदर बड़ी जिज्ञासा हो गई। possessions यानी वो वस्तुएं जो कभी मेरी थी, वो उसी पते पे होंगी, उसके बारे में मेरी बड़ी जिज्ञासा जागृत हो गई एक दिन अचानक। I wanted to see them, touch, remember, और मेरी इच्छा हुई कि उन्हें देखूं, उन्हें छूऊं और उन पुरानी यादों को फिर से ताजा करूं। After my first visit in vain to Mrs. Doling's house, I decided to try a second time. तो पहली बार जो मिसेस डोलिंग के घर में गई, इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ, तो वो विजिट व्यर्थ हो गई, तो मैंने सोचा कि दोबारा प्रयास करूं। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, और अब जो दरवाजा खोला, एक 15 वर्ष की लड़की ने खोला। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम, और मैंने उस लड़की से पूछा कि उसकी माँ घर पर थी। नो, शी सेड माय मदर इज डूइंग एन errand, नहीं, मेरी माँ डूइंग एन errand फ्रेजल है, इस तरह यूज करते हैं, मतलब किसी कार्य से बाहर जाना, थोड़ी देर के लिए बाहर जाना किसी कार्य से, तो मेरी माँ किसी काम से बाहर गई हुई है। नो मैटर, आई सेड, मैंने कहा कोई बात नहीं, आई विल वेट फॉर हर, मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी। I followed the girl along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. Won't you sit down? Asked the girl. She held open the door of her living room and I went inside past her. I stopped, horrified. I was in a room I knew and did not know. I found myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere, or because of the tasteless way everything was arranged. Because of the ugly furniture or the muggy smell that hung there, I don't know. But I scarcely dared to look around me. The girl moved a chair. I sat down and stared at the woolen tablecloth. I rubbed it. My fingers grew warm from rubbing. I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. My mother will be back soon, said the girl. I have already made tea for her. Will you have a cup? Thank you. I followed the girl along the passage. तो पैसेज वो गलियारा था, लड़की के पीछे पीछे मैं चली अंदर. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. एक मिरर यानी दर्पण, जिसमें हम लोग अपना प्रतिबिंब देखते हैं, सजते संवरते हैं.
उसी के बगल में हनुक्का टंगा हुआ था। हनुक्का झूमर तुम लोगों ने देखा होगा, तुम लोगों के घरों में तो नहीं होगा, बड़े घरों में या बड़े होटल्स में होता है, उसमें ढेर सारी लाइट्स लगी होती है। तो अब बिजली के होते हैं, पहले वो कैंडल के होते थे, उसमें ढेर सारे कैंडल्स जलाए जाते थे। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तब भी ये हुआ करते थे, ये सजावट वाली चीज़ थी। तो एक बहुत ही प्राचीन समय का ये हनुक्का था और ये मिरर के पास लटका हुआ था उसके घर में। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कॉम्बसम दैन अ सिंगल स्टिक। तो ये मेरे घर में था, ये राइटर बता रही है मागा मिंग को कि ये हमारे घर में ही था, यानी हमारी ही चीज़ थी, राइटर की ही चीज़ है। और कभी इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया कि ये कम्बसम बड़ा भारी भरकम था और इसको सजाने लगाने में बड़ा समय लगता था, तो एक कैंडल स्टिक जलाना ज़्यादा आसान था, तो हम बस एक कैंडल स्टिक जला लेते थे। ऐसा होता है कई बार, हमारे घर में कई सजावट की वस्तुएं हम ले आते हैं, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि नहीं, इससे आसान ऐसे ही है। एग्जाम्पल तुम लोगों को मैं देता हूँ, जैसे अब मिक्सर का समय है, हम लोगों के घरों में तो भाई मिक्सर है नहीं, क्या तुम लोगों की माएँ होंगी, कई लोगों के घर में मिक्सर होगा, लेकिन छोटा सा काम होगा कि जब तक उसको निकालेंगे, फंसाएंगे, धोएंगे, तब तक हम सिलबट्टे पे रगड़ लेंगे, होता है कि नहीं, उससे इजी लगता है उन्हें। ऐसे ही मेरे पास भी एक कैंडल स्टैंड है, 3 कैंडल्स का है, लेकिन रेयरली यूज होता है, वो उतना यार रोमांटिक नहीं हो पाता आदमी कि नहीं इसको जला के डिनर करे, और किसके साथ करे ऐसे। तो मतलब ये कई बार आदमी शौकिया ले आता है, मतलब अच्छा लगा ले लिया, सजा लिया, यूज नहीं होती, ढेर सारी वस्तुएं ऐसी घर में आ जाती, विशेषकर जो इन चीज़ों के प्रेमी होते हैं, सभी के बस की बात नहीं है ये। अब जो आगे जो सेंटेंसेस आएंगे, आगे जो बातें आएंगी, उनसे तुम लोग जुड़ने का प्रयास करना, क्योंकि तुम लोग भी उतने सोफिस्टिकेटेड या बहुत बड़े परिवारों के हो नहीं, कल्पना करोगे तो जुड़ पाओगे इनसे। Won't you sit down? asked the girl. लड़की ने पूछा, आप बैठेंगी नहीं क्या? She held open the door of the living room and I went inside past her. उसने दरवाजा खोला लिविंग रूम का, बैठने वाला कमरा जिसमें लोग आते हैं बैठते हैं, और मैं उस लड़की के पीछे पीछे अंदर गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड। अब ये कितना छोटा सा सेंटेंस, मैं रुक गई, बिल्कुल आतंकित होकर, बिल्कुल भयभीत होकर मैं रुक गई। यानी जैसे ही लिविंग रूम में मैं घुसी उसके पीछे पीछे, और वहां का दृश्य देखते ही मैं बिल्कुल भयभीत सी हो गई और बिल्कुल वहीं ठिठक गई, बिल्कुल वहीं रुक गई। आई वॉज इन अ रूम आई नो एंड डिड नॉट नो। मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती थी फिर भी नहीं जानती थी। ये सेंटेंस क्यों कह रही है राइटर कि यह कमरा ऐसा था कि जिसको मैं पूरी तरह से जानती थी लेकिन नहीं भी जानती थी? यानी फिगर ऑफ स्पीच जब पढ़ोगे या मैं आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें यह आएगा विरोधाभास, ऑक्सीमोरॉन कहते हैं, विरोधाभास। तो ये है कि मतलब जानती भी थी नहीं जानती, नहीं समझ पा रहे हो, जबकि बहुत ही आसान था, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए था। मैंने इतना बैकग्राउंड बता के समझाते हुए ले चल रहा हूँ चैप्टर, इसलिए कि सारी वस्तुएं उसी लड़की के घर की हैं, राइटर की घर की हैं, तो सारी वस्तुएं तो जान रही हैं, लेकिन इस तरह से रखी हुई हैं कि सब कुछ अनजाना सा लगने लगा है। वो अपनी चीजें ही देखना, क्योंकि परिवर्तन है उनकी स्थितियों में। और क्या परिवर्तन है देखो, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन। मैंने अपने आप को उन वस्तुओं के बीच पाया जिन्हें मैं फिर से देखना चाहती थी, बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। लेकिन वातावरण इतना विचित्र था कि मैं बिल्कुल दब गई उन्हें देखकर, बिल्कुल भयभीत हो गई। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, और या तो इतने बुरे तरीके से, टेस्टलेस मतलब बेहुदेपन से, इसको कहते हैं ना कि संस्कार ना हो, किसी चीज को कैसे रखना है, कैसे यूज करना है, वो तरीका ना, उसको होता है टेस्टलेस। टेस्ट का मतलब यही नहीं होता स्वाद, रुचि होता है। टेस्ट का रिफाइन होना बहुत आवश्यक है। पढ़े लिखे लोग, अच्छे परिवारों के लोगों का टेस्ट बड़ा रिफाइंड होता है। जैसे जब गानों की बात होती है, जो सबसे घटिया एकदम लोअर कैटेगरी का व्यक्ति होगा, बिल्कुल ब्रेन से एकदम निचले स्तर का, संस्कार एकदम बिगड़े हो, तो भोजपुरिया गाना सुनता है। उससे थोड़ा सा ऊपर होगा, थोड़ा सा ऊपर, तो ये नई फिल्मों के गाने सुनेगा, जो जिसमें गाने कम हैं शोर ज्यादा है, जैसे फोटो लगा ले फेविकोल से, और ना शीला बदनाम हुई टाइप। हंसने वाली बात नहीं, मैं जिस चीज को समझा रहा हूँ उसे समझो। थोड़ा सा उसका टेस्ट और रिफाइंड होगा, थोड़ा सा उसका टेस्ट और रिफाइंड होगा, तो वो थोड़े से पुराने गाने सुनेगा 90 के दशक के। और जब टेस्ट रिफाइंड होगा तो और प्राचीन जाएगा, तो किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, मुकेश, इनको सुनेगा।
और जब उसका टेस्ट रिफाइंड होगा तो वो गज़लों की ओर जाएगा। तो जगजीत सिंह से शुरुआत करता है, क्योंकि जगजीत सिंह की गज़लें आसान होती है, समझ में आ जाती हैं आम आदमी को भी। फिर जब जगजीत सिंह को जैसे ही सुनेगा, अच्छा टेस्ट दिन ब दिन तुम्हारा रिफाइंड बढ़ता चला जाएगा, फिर जगजीत सिंह को मन ही नहीं करेगा कुछ दिनों के बाद, तो फिर गुलाम अली, बड़े गुलाम अली, मुन्नी बेगम, बेगम अख्तर, इन लोगों को सुनना प्रारंभ करेगा। फिर इससे, अब ये हायर क्लास है, ये सबके बस की बात नहीं। फिर इससे थोड़ा सा टेस्ट रिफाइंड होगा तो शास्त्रीय सुनेगा। शास्त्रीय जिसे तुम लोग सुनते हो तो कहते हैं क्या कर रहा है, आ कर रहा है, लेकिन वो आ समझने के लिए तुम्हें 5 साल 7 साल पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ये इतनी ऊंची चीज है। जैसे कि कोई पेंटिंग देखो, तो वो पेंटिंग देख के उसका अर्थ समझने के लिए तुम्हें 2 साल 4 साल 6 साल पढ़ना पड़ता है कि इसका क्या अर्थ निकलेगा। जैसे तुम कोई कविता पढ़ो तो उसका अर्थ निकालने के लिए तुम्हें बहुत उच्च शिक्षित होना पड़ता है। तो कला, साहित्य, संगीत, तो ये कलाकृतियों की तो बात हो रही है, इनकी वस्तुएं, तो उनका टेस्ट होना बहुत आवश्यक है। रिफाइंड टेस्ट, भोजन में भी टेस्ट होता है। टेस्ट मतलब कि आप अच्छे भोजन का आनंद लेना सीखना पड़ता है। पहले भोजन करने का होता था सिस्टम, अभी भी अच्छे स्कूलों में सिखाया जाता है आपको भोजन कैसे करना है, छुरी का, कांटे का, चम्मच का यूज़ कैसे करना है, हंसना कैसे, बोलना कैसे, ये सारी चीज़ें आपके टेस्ट को दिखाते हैं। जैसे तुम थोड़े से ऊंचे स्तर के लोगों को देखोगे तो टेस्ट दिखता है। ये मत सोचो कि नहीं नौकरी मिल गई या किसी पद पे पहुंच गया तो सब लोगों का टेस्ट नहीं, फैमिली बैकग्राउंड दिखेगा तुम्हें, उनके बोलने का तरीका, चलने का तरीका, हर एक चीज़ से तुम्हें पता चलेगा कि ये इनकी शिक्षा किस स्तर की है, इनके संस्कार कैसे हैं, ये हमेशा दिखता है। कपड़े तो भाई कोट पैंट टाई तो पान बेचने वाला या झाड़ू लगाने वाला भी अपने विवाह में पहन लेता है, तो क्या वो प्रोफेसर या फिलोसोफर थोड़ी हो गया। कपड़ों से जज नहीं किया जा सकता किसी को, टेस्ट दिखता है इन चीज़ों से। तो कह रही है टेस्टलेस तरीके से चीज़ें रखी हुई थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, फर्नीचर बड़े अगली थे, भद्दे थे, मतलब बिल्कुल बेढंगे थे, बेडौल थे। और मॉगी स्मेल दैट हंग देयर, और वहाँ एक स्मेल, एक अजीब सी सीलन भरी दुर्गंध भी थी कमरे में, यानी साफ सफाई उस ढंग का एटमॉस्फेयर नहीं था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कि क्या कारण था कि मैं बिल्कुल भयभीत थी ये देख के, बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। डेयर, साहस करना, मेरे अंदर इतना साहस नहीं हो रहा था कि मैं अपने चारों ओर की चीज़ों को देख पाऊँ। यानी एक ही झलक में मुझे इतना बुरा लगा, मैं इतना भयभीत हो गई कि दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। किसी भी वस्तु को तुम लोग कभी बहुत अच्छी स्थिति में देखे रहो और बाद में उसको बहुत बुरी स्थिति में देखो तो ऐसा होता है, भय लगता है, दुख होता है। छोटी छोटी चीज़ें तुमने कभी लगाव किया हो कभी किसी चीज़ से, फोन भी, चाहे वो मान लो जैसे तुमने किसी साइकिल से बड़ा प्रेम किया है, तुम उसको बेच ही दो भले, लेकिन अगर तुम्हें उससे लगाव है, कभी देखोगे अगले आदमी ने उसको बहुत बुरे तरीके से रखा है ना, तो तुम्हें पीड़ा होगी। ऐसे होता है। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि तुम लोगों के लेवल का है, थोड़ा समझ पाओ। कभी कोई भी चीज़, तुमने कोई पेट ही पाला, मतलब जैसे तुमने खरगोश पाल लिया, तोता पाल लिया, उसको अच्छी तरह नहलाते धुलाते थे, उसका पिंजरा अच्छा था, कभी उसको किसी को तुमने दे दिया, किसी कारणवश हटाया, और उसके यहाँ गाय भैंस ही पालो तुम उसको बड़े प्यार प्यार से सहला, कभी जाओ देखो उसके हड्डियों का ढांचा निकल गया, तुम्हें उसको देखने में तुम्हें भय लगेगा, तुम्हें बहुत पीड़ा होगी। ऐसे गर्ल मूव्ड अ चेयर, लड़की ने एक चेयर खिसकाई। आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, तो मैं बैठ गई चेयर पे और मेरे सामने जो टेबल था उस पर वुलन क्लॉथ, मेज पे ऊनी रंग का क्लॉथ बिछा हुआ था। आई रब्ड इट, मैंने उसको, स्टेयर्ड यानी घूर रही थी उस क्लॉथ को, उस कपड़े को, और उसको रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म बाई रबिंग, और जैसे जैसे उस ऊनी मेज के कवर को मैंने रगड़ा तो मेरी उंगलियों में गर्माहट आ गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, और उस पर जो डिजाइन बने हुए थे, जो पैटर्न बने हुए थे, उसको उंगलियों से धीरे धीरे फॉलो कर रही थी, उसी के पास चला रही थी उंगलियां। समवेयर ऑन द एज, किनारे कहीं ना कहीं, देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, और इसके किनारे कहीं ना कहीं एक जले का निशान होना चाहिए, एक जले हुए का चिन्ह होना चाहिए, जो कभी बनाया नहीं गया, रिपेयर नहीं किया गया। यानी इस लड़की को याद, अब तो बड़ी हैं, युवती हैं, इन्हें याद आ रहा है कि हमारे घर का ये टेबल क्लॉथ है, ये कहीं ना कहीं किसी दुर्घटनावश जला था और इसको हम लोग रिपेयर नहीं करा पाए, तो वो निशान होना चाहिए अवश्य। मैं वही खोज रही थी। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, और लड़की ने कहा कि मेरी माँ जल्दी आ जाएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनके लिए पहले ही चाय बना ली है। विल यू हैव अ कप, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगी? थैंक यू, मैंने उन्हें धन्यवाद कहा। बस यहाँ तक रखते हैं, फिर अगले दिन